नमस्कार, देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए सुपरफास्ट 100 में खबरों की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद में यूपी सरकार में मंत्री राकेश यादव के समर्थकों ने इंडिया न्यूज की टीम पर हमला किया। राकेश यादव की शय पर उनके कार्यकर्ताओं ने इंडिया न्यूज के शो किस्सा कुर्सिका को रोक दिया, जमकर तोड़फोड़ की, हंगामा किया। हमारे शो के एंकर राशिद हाशमी और अन्य कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। हैरानी इस बात की है कि जिस राकेश यादव को इंडिया न्यूज ने अपने शो में बतौर गेस्ट बुलाया था, वो चुपचाप वहां से खिसक लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोकतंत्र को शर्मसार करते रहे। शो के लिए लगाए गए पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए और इंडिया न्यूज के पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। तो गाजियाबाद में इंडिया न्यूज का शो किस्सा कुर्सी का शुरू होने से पहले ही हंगामा हुआ। शो शुरू होने के पहले ही एसपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। शो में सारी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। खुद एसपी की तरफ से भी यूपी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राकेश यादव भी मौजूद थे। उन्हीं की शय पर एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। बवाल होता रहा, हंगामा चलता रहा, लेकिन पुलिस मुस्कुराती रही। तकरीबन आधे घंटे बाद जब पुलिस पहुंची तो मामले के टाल मटोल में लग गई। लेकिन सवाल है कि आखिर एसपी की गुंडागर्दी कब तक बर्दाश्त करे। कुछ दिनों पहले यूपी सरकार ने इंडिया न्यूज को सूबे में बैन कर दिया था और अब इंडिया न्यूज की टीम पर हमला बोला। अखिलेश सरकार में राज्य मंत्री राकेश यादव हंगामा खड़ा होते ही भाग निकले। जब इंडिया न्यूज ने उनसे एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर बातचीत की तो उन्होंने सारा ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ दिया। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ तो मैंने देखा कि वो जो फोटो लगे थे राहुल जी का और उनका मोदी जी का, उसको देख के बीएसपी के लोग कुछ शराब पिए थे और आप पार्टी वाले वो उस पर जो है टूटे। तो मैंने कहा, मेरे साथ जो लोग थे मेरी सिक्योरिटी, मैंने कहा आप यहाँ से निकलिए, यहाँ यह कार्यक्रम होने वाला नहीं, और मैं तुरंत चला आया वहाँ पे। अखिलेश मंत्री भले ही अपनी गुंडागर्दी का ठीकरा दूसरे दलों पर फोड़ रहे हों, लेकिन हमारे शो के होस्ट राशिद हाशमी ने बताया है कि कैसे समाजवादी पार्टी ने इंडिया न्यूज के शो से पहले हंगामा किया। किस बुरी तरह से इन स्टैंडीज को तोड़ा गया है। इतने में ही समाजवादी पार्टी के जितने हुड़दंगी थे, जितने गुंडे थे, कई गमछा भी लटका करके आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के काफी ज्यादा हंगामा किया, लोगों के साथ मारपीट की, मुझे धक्का मुक्की दी और इन्हीं स्टैंडीज में से, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, एक रॉड निकल करके मेरे पेट में लगा। इस पूरे हंगामे पर समाजवादी पार्टी की ओर से भड़काऊ बयान दिया गया है। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि शो के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता की तस्वीर नहीं लगाई गई थी, जिससे लोगों का गुस्सा भड़का। अगर ऐसा होगा तो इसी तरह का हंगामा आगे भी होगा। किस्सा कुर्सी की चर्चा आप कर रहे हैं, उसमें दो दलों के लोगों का उन्होंने चित्र लगा करके वो करते हैं, सभी राजनीतिक दलों को बुलाते हैं। मैं भी उनके कार्यक्रम में गया था, उन्होंने मोदी जी का, राहुल जी का चित्र लगा रखा था। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। या तो जिन दलों को आप बुला रहे हैं उनके नेताओं का वह चित्र होना चाहिए, और नहीं तो फिर जनता फिर अपने तरीके से फैसला करती है। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। बैठक में मनीष तिवारी की लुधियाना से उम्मीदवारी तय हो सकती है। इसके अलावा ओपी सैनी को अमृतसर से अरुण जेटली के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है। पहले यहां से कैप्टन अरमिंदर सिंह को टिकट दिए जाने की बात चल रही थी। इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए चौथी लिस्ट जारी कर दी। कांग्रेस की ओर से जारी 50 उम्मीदवारों की सूची में पी चिदम्बरम की जगह पर उनके बेटे को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद और जदयू छोड़कर आए पूर्णमासी राम का नाम भी शामिल है। चिदम्बरम की सीट शिवगंगा से उनके बेटे कार्तिक को टिकट दिया गया है। गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि मणिशंकर अय्यर को उनकी पारंपरिक सीट मय्यालदुरई से मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को विदिशा से उम्मीदवार बनाया है। जदयू से निकाले गए पूर्णमासी राम को बिहार के गोपालगंज से टिकट मिला है। वहीं पश्चिमी दिल्ली से पार्टी ने महाबल मिश्रा को मैदान में उतारा है। बाबा रामदेव के धुर विरोधी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस ने संभल से उम्मीदवार बनाया है। वहीं गांधीनगर की सीट से किरीट पटेल को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा फिरोजाबाद की सीट से अतुल चतुर्वेदी को टिकट मिला है। बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों की अपनी अगली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने बेल्लारी से श्रीरामुलु को टिकट दिया है, जबकि नीलगिरी से एस गुरुमूर्ति और श्रीरामपुर से पप्पी लाहिड़ी को मैदान में उतारा गया है। अपनी बात पर पार्टी को झुकाने के बाद लालकृष्ण आडवाणी अब खुद भी झुक गए हैं। उन्होंने गांधीनगर से चुनाव लड़ने की बात मान ली है। बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को गांधीनगर से ही टिकट दिया था, इस पर वे नाराज हो गए थे। वे भोपाल से चुनाव लड़ना चाहते थे। एक बयान जारी कर आडवाणी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने मुझे बताया कि गुजरात यूनिट चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मध्य प्रदेश यूनिट भी चाहती है कि मैं भोपाल से लड़ूं। सहयोगियों ने सीट चुनने का फैसला मुझ पर छोड़ा है। सहयोगियों की बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैं हमेशा से गांधीनगर से जुड़ा रहा हूं, इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ूंगा।
इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि आडवाणी जहां से चाहे लड़ सकते हैं। उनके सामने भोपाल और गांधीनगर का विकल्प खुला है। I have left this option to Advani ji to choose the seat from where he would like to contest, from Gandhinagar or Bhopal. पार्टी ने कदम पीछे करते हुए समझौता फार्मूला सुझाते हुए कहा था कि आडवाणी चाहे तो दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। आडवाणी अंततः गांधीनगर से चुनाव लड़ने पर राजी हो गए। इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और भैयाजी जोशी के आडवाणी से उनकी बात फोन पर की गई। आडवाणी ने कहा गया कि ये समय आपस में लड़ने झगड़ने का नहीं बल्कि एकजुट होकर चुनाव लड़ने का है। नाराज आडवाणी को मनाने खुद नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे थे। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई, जिसमें मोदी ने उनसे गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने की गुजारिश की। टिकट बंटवारे पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह भी नाराज हो गए हैं। वो राजस्थान के बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। खबर है कि यहां से वसुंधरा राजे कर्नल सोनाराम को टिकट दिलवाना चाहती हैं। बाड़मेर सीट को लेकर वसुंधरा राजे और जसवंत सिंह आमने सामने आ चुके हैं। जसवंत ने पार्टी आलाकमान को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाड़मेर से टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी चिन्मयानंद भी नाराज हो गए हैं। चिन्मयानंद जौनपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के खिलाफ खुलकर नाराजगी भी जताई है। यूपी के अमरोहा से टिकट फाइनल नहीं होने से पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद चेतन चौहान नाराज हो गए हैं। चेतन अमरोहा से 2 बार सांसद रह चुके हैं और वो टिकट चाहते हैं, लेकिन पार्टी ने अभी नाम फाइनल नहीं किया है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर चेतन चौहान के समर्थकों ने हंगामा भी किया और योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ नारेबाजी की। चेतन समर्थक का मानना है कि बाबा रामदेव की दखलंदाजी के चलते ही अमरोहा में नाम फाइनल नहीं हो रहा। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास वेदांती लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वेदांती बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं। वेदांती ने बताया कि कई पार्टियों से वो संपर्क में भी है जो उन्हें मैदान में उतारना चाहती हैं। बीजेपी से नाराज चल रहे रामविलास वेदांती आज इसका खुलासा कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव आज दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सुरेश कलमाड़ी पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। पुणे में सुरेश कलमाड़ी ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर कोई फैसला करेंगे। कांग्रेस ने कलमाड़ी को टिकट नहीं दिया है। दिल्ली बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी और उदित राज भी अपना पर्चा आज भरेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार किरण खेर आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। किरण के सामने आम आदमी पार्टी के गुलपनाग और कांग्रेस के पवन बंसल चुनावी मैदान में है। किरण खेर को चंडीगढ़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा था। बीजेपी के वीके सिंह भी आज गाजियाबाद से नामांकन दाखिल करेंगे। राजनाथ सिंह के सीट छोड़ने के बाद वीके सिंह को पार्टी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वीके सिंह को भी गाजियाबाद में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहां से संजीव सोम को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग हो रही थी। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित अपना नामांकन दाखिल करने गीता कॉलोनी के डीएम दफ्तर पहुंचेंगे। इनके अलावा जयप्रकाश अग्रवाल भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन भी आज अपना पर्चा भरेंगे। आज रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना नामांकन भरेंगे। वहीं महासमुंद से अजीत जोगी भी पर्चा दाखिल करेंगे। अजीत जोगी को महासमुंद से टिकट दिए जाने पर विरोध हो रहा था। बीजेपी में टिकट को लेकर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा। अब गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध शुरू हो चुका है। पार्टी के इस फैसले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर जमकर तोड़फोड़ की और राजनाथ सिंह का पुतला फूंका। गोंडा सीट से कीर्तिवर्धन सिंह को टिकट दिए जाने से भड़के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। ये लोग 24 घंटे में कैंडिडेट बदलकर किसी स्थानीय नेता को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैलाश जोशी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो फोन पर किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए के बदले चुनाव लड़वाने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने ये वीडियो जारी करते हुए कहा कि बीजेपी में सीटें बिकती हैं। ये वीडियो किसी के घर का है। वीडियो में कैलाश जोशी किसी व्यक्ति से फोन पर बात करते दिख रहे हैं, जिसमें वो 1 करोड़ के बदले चुनाव लड़ाने का भरोसा दिला रहे हैं। आपको लड़ना है क्या? आपको लड़ा दे? आपको लड़ा दे क्या? आ जाओ, 1 करोड़ रुपए लेकर के लड़वा देंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर यूपी के हमीरपुर से आए कार्यकर्ताओं ने अनशन किया। ये कार्यकर्ता हमीरपुर से अतुल कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं।
मथुरा से अनुज गर्ग को टिकट दिए जाने से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की अर्थी निकालकर विरोध जताया और कैंडिडेट बदलने की मांग की। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव ने गुड़गांव में रोड शो किया। पार्टी ने उन्हें गुड़गांव से लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। गुड़गांव में योगेंद्र का बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह और कांग्रेस के राव धर्मपाल से मुकाबला है। बीएसपी मुखिया मायावती ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की सभी 80 सीटों से पहले उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी कर दी है। सर्वजन का नारा बुलंद करते हुए मायावती ने 15 सीटों पर पिछड़े वर्ग के लोगों को, जबकि 19 मुस्लिम, 21 ब्राह्मण और 8 क्षत्रिय कैंडिडेट उतारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने मोदी और मुलायम पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पूर्वांचल से इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि दोनों के बीच गुपचुप सहमति हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़वाकर बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना चाहती है। गौतम बुद्ध नगर में 500 से ज्यादा बीएसपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। कार्यकर्ताओं का विरोध सुरेंद्र नागर का टिकट काटे जाने को लेकर है। सुरेंद्र नागर गौतम बुद्ध नगर से बीएसपी के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर सतीश अवाना को मैदान में उतारा है। उधर कानपुर में कांग्रेस, बीजेपी और पीस पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का दामन थाम लिया। बीएसपी ने कानपुर से सलीम अहमद को टिकट दिया है। उन्हीं की मौजूदगी में ये लोग बीएसपी में शामिल हुए। बीजेपी तमिलनाडु में 5 क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल कर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चेन्नई में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस गठबंधन में पीएमके, डीएमडीके, एमडीएमके, केएमडीएमके और आईजेके जैसी क्षेत्रीय पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन फॉर्मूले के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी 8 सीटों पर लड़ेगी, वहीं डीएमडीके 14, पीएमके 8, एमडीएमके 7 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। केएमडीके और आईजेके को 1-1 सीटें मिली। दिल्ली में सीपीएम ने लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर सीपीएम महासचिव प्रकाश करात, सीताराम येचुरी, वृंदा करात समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पार्टी उन्हें वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाना चाहती है। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि इस बारे में अभी तक उनसे कोई बातचीत नहीं की गई। बीजेपी नेता अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह को जेटली के खिलाफ उतारना चाहती है, लेकिन अमरिंदर तैयार नहीं दिख रहे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर के महंत अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां से बीजेपी कैंडिडेट और भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी से मुलाकात के बाद उन्होंने यह ऐलान किया। पहले उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल ने बागपत में बीजेपी कैंडिडेट सत्यपाल सिंह के लिए वोट मांगे। सनी देओल ने सत्यपाल सिंह के समर्थन में रोड शो किया। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपने चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया है। ऐसी अटकलें थी कि सहवाग कांग्रेस के टिकट पर वेस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ सकते हैं। सहवाग ने इसका खंडन करते हुए ट्विटर पर लिखा कि वो चुनाव लड़ने नहीं जा रहे। राजस्थान के अजमेर सीट से कांग्रेस के लोकसभा कैंडिडेट सचिन पायलट ने अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। अजमेर के मसौदा इलाके में जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के वर्धा में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे खोखले हैं और राहुल गांधी वोट बटोरने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना तो किसानों का ख्याल रखती है और ना ही जवानों का। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं तो वहीं हमारे जवानों के सिर काट लिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं करती। हिमाचल के टंडा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात की। यहां उन्होंने लोकसभा चुनाव को विचारों का युद्ध बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों के सशक्तिकरण के बारे में सोचती है, जबकि बीजेपी अमीरों के बारे में। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 25 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं। वो कोलकाता में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। साथ ही नॉर्थ बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव प्रचार करेंगे। चंडीगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री किरण खेर जनसंपर्क अभियान में जोर शोर से लगी हैं। इसी सिलसिले में वो गुरुद्वारे पहुंची और वहां पर मत्था टेका। यहां पर वो लोगों से भी मिली और वोट की अपील की। महाराष्ट्र सरकार ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद राहत पैकेज देने की घोषणा की है। कैबिनेट ने इसके लिए 4000 करोड़ का विशेष राहत पैकेज मंजूर किया है। रिलायंस ने बयान जारी कर केजरीवाल के उन आरोपों का जवाब दिया है जिसमें गुजरात सरकार से उसके फायदे लेने की बात कही गई थी। रिलायंस ने कहा कि शायद केजरीवाल को संविधान की समझ नहीं, क्योंकि गैस और पेट्रोलियम केंद्र सरकार के अधीन आता है, न कि राज्य सरकार के। ये बात एकदम बेबुनियाद, निराधार, राजनीति से प्रेरित
और आपको भरमाने के लिए है। संविधान के अनुसार जो विषय हैं उनमें उन मंत्री का दखल नहीं है, वो चाहें भी तो हमें फायदा नहीं पहुंचा सकते। संजय दत्त की पैरोल अवधि आज खत्म हो रही है। आज किसी भी वक्त संजय दत्त सरेंडर कर सकते हैं। संजय ने अपनी पत्नी मान्यता की तबीयत खराब होने का हवाला देकर पैरोल की मांग की थी। 1 महीने की अवधि 21 फरवरी को खत्म हो रही थी, लेकिन संजय के पैरोल की अवधि को महाराष्ट्र सरकार ने 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया था। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो जर्नलिस्ट और टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप मामले में दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी। कल दोनों मामले में सेशन कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था। जिन 4 लोगों को दोषी पाया गया है उनके नाम विजय जाधव, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी और सिराज रहमान है। इन पर गैंगरेप के 2 मामले हैं। पहला पिछले साल 22 अगस्त को एक फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप का है और दूसरा 18 साल के एक टेलीफोन ऑपरेटर से 31 जून को हुए गैंगरेप जुड़ा है। गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले में गुजरात हाईकोर्ट अब 11 अप्रैल को सुनवाई करेगा। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट को निचली अदालत से मिली मुहर के खिलाफ जाकिया जाफरी ने हाईकोर्ट में अर्जी दी। जाने माने लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनके निधन पर शोक जताया और उनके दिल्ली स्थित निवास पर जाकर परिवार को सांत्वना दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी दिल्ली से खुशवंत सिंह के आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आडवाणी के खुशवंत सिंह के निधन पर शोक जताया और उनके परिवार को दुख की इस घड़ी में सांत्वना दी। खुशवंत सिंह को 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। डेली ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमेन जैसी रचनाएं देने वाले खुशवंत सिंह अंग्रेजी साहित्यिक इंटेलेक्ट वीकली ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के साथ अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स के भी संपादक रहे। खुशवंत सिंह ने भारत के विदेश मंत्रालय में विदेश सेवा के महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया था। इंदिरा गांधी सरकार के दौरान साल 1980 से 1986 तक खुशवंत सिंह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। हवाई उड़ान के दौरान प्लेन में डांस करना स्पाइस जेट के क्रू मेंबर्स को महंगा पड़ गया है। वीडियो सामने आने के बाद डीजीसीए ने नोटिस भेजा और फिर स्पाइस जेट कंपनी ने इस उड़ान में शामिल रहे 2 पायलटों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल फ्लाइट में केबिन क्रू के डांस करने पर डीजीसीए ने स्पाइस जेट को नोटिस भेजा है और पूछा कि आखिर यात्रियों की जिंदगी खतरे में डालने के लिए स्पाइस जेट का लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। 15 दिनों में इसका जवाब मांगा गया है। स्पाइस जेट कंपनी की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि यात्रियों की सुरक्षा स्पाइस जेट की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि विदेशों में यात्रियों के मनोरंजन के लिए केबिन क्रू इस तरह से सरप्राइज देते हैं। दरअसल होली के मौके पर स्पाइस जेट की गोवा बेंगलोर फ्लाइट में एयर होस्टेस और केबिन क्रू ने खूब मस्ती की थी और नाचे झूमे थे। करीब 2.5 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और बवाल मच गया। गुड़गांव के शीतला कॉलोनी में 11 साल के मासूम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। घर के पास ही खाली पड़े खंडहर में मासूम की लाश मिली है। साउथ दिल्ली एमसीडी के नजफगढ़ जोन में कर्मचारियों ने राजन नगर वार्ड की पार्षद पूनम भारद्वाज और उनके पति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्षद और उनके पति की एमसीडी के एक इंजीनियर से कहा सुनी और मारपीट के बाद एमसीडी के कर्मचारी यूनियन का गुस्सा भड़का। एमसीडी के इंजीनियर और पार्षद के बीच हुए विवाद के बाद दोनों ओर से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंजीनियर ने मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। वार्ड पार्षद ने गाली गलौज, सेक्सुअल असॉल्ट और हाथापाई का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के मुनीरका इलाके में घर से मणिपुर की युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवती की लाश पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं है। ऐसे में पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाने को कह रही है। गाजियाबाद में एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात विजयनगर इलाके की है। रिटायर्ड दारोगा प्रभुदयाल शर्मा समाजवादी पार्टी के महानगर सचिव भी रहे हैं। पुलिस पुरानी रंजिश से जोड़कर इस मामले को देख रही है। एमपी के शहडोल में गैस कुओं से मीथेन गैस के रिसाव से लालपुर गांव में हड़कंप मच गया। ये गैस कुएं रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट कंपनी के हैं, जहां से कंपनी मीथेन गैस निकालती है। प्रशासन को जानकारी होने पर गैस कुएं को बंद कराया गया। फरीदाबाद में एक मकान के बेसमेंट की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से बेसमेंट बनाया जा रहा था। हादसे में एक मजदूर घायल भी हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के रायबरेली में एक 2 सीटर जहाज को गेहूं के खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि पायलट की सूझबूझ से कोई हादसा नहीं हुआ। ये एयरक्राफ्ट रांची के ट्रांस भारत एविएशन क्लब का था।
एयरक्राफ्ट अलीगढ़ जा रहा था। रिफ्यूलिंग के लिए एयरक्राफ्ट रायबरेली के इंदिरा गांधी उड़ान एकेडमी पर उतारा गया था। दोबारा एयरक्राफ्ट ने जैसे ही उड़ान भरी, आसमान में इसका इंजन बंद हो गया और इसे एक खेत में उतारना पड़ा। यूपी के कानपुर में शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसे बुझाने में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह फैक्ट्री यहां के रूमा इंडस्ट्रियल एरिया में थी और इसमें तिरपाल बनाया जाता था। मुंबई से सटे ठाणे के टिटवाला इलाके में बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। यहां एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। रफ्तार तेज होती तो बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में लोकल ट्रेन के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते मुंबई की तरफ आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों में से 2 से 3 घंटे की देरी से चली। बताया जा रहा है कि कपलिंग टूटने की वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में रेप पीड़ित ने एसपी से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। लड़की का कहना है कि आरोपी खुलेआम धमकी देता है और केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। यूपी के आगरा में प्रेम प्रसंग के चक्कर में 2 छात्रों पर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों छात्रों को चाकू से गोदने वाले आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के बांदा में रूटीन चेकिंग के दौरान पुलिस को एक कार से 4.5 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस पैसे का इस्तेमाल चुनावों में तो नहीं होना था। गुजरात के पाटन से एक बैंक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। एटीएम में पूरी रकम डालने की जगह वो आधी रकम ही डालता था और उसने करीब 91 लाख का घालमेल किया। उसके पास से करीब 11 लाख रुपए बरामद भी हुए। लापता मलेशियाई विमान MH370 के यात्रियों के लिए लगातार दुआ की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में लोगों ने कैंडल जलाकर इस विमान के यात्रियों के लिए प्रार्थना की।